नमस्कार दोस्तों, आज उपस्थित हम मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ में साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान मॉडल पेपर 4 में हम बात करेंगे व्यक्तित्व और समायोजन को लेकर के। व्यक्तित्व और समायोजन से संबंधित किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं ग्रेड 3 में, सेकंड, फर्स्ट और पीटीआई की परीक्षा में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की जो कि व्यक्तित्व और समायोजन से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो संगठन होता है, संगठन बनता है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो सामाजिक आर्थिक होता है, शारीरिक मानसिक होता है, सामाजिक राजनीतिक होता है या वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक होता है। तो वैसे तो बहुत सारे विद्वानों के अनुसार यदि हम बात करें तो कोई आर्थिक भी मानता है, कोई राजनीतिक भी मानता है। जैसे स्प्रेंगर के अनुसार बात करें तो वो आर्थिक भी इसका जो है वर्गीकरण करते हैं, राजनीतिक भी करते हैं, आध्यात्मिक भी करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये बात कर रहा है संगठन की, प्रकारों की बात नहीं कर रहा। प्रकारों की बात करता तो ऐसा हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, संगठन की बात हो रही है। और संगठन की बात होने का मतलब हमें ध्यान रखना है व्यक्तित्व का संगठन जो है वो होता है दोस्तों शारीरिक और मानसिक। या तो हमारी शारीरिक क्षमताएं या शारीरिक गत्यात्मक दशाएं होती है, इससे होता है, या फिर हमारी मानसिक दशाओं से होता है। जैसे कि हम ऑलपोर्ट की परिभाषा की बात करें तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी शारीरिक और मानसिक जो गत्यात्मक दशाएं होती है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को हम देखते हैं, क्योंकि उन्हीं से वो सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, शारीरिक और मानसिक। दूसरा प्रश्न हमारा इसमें आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता, कौन सा व्यक्ति होता है जो आत्म केंद्रित होता है, मतलब खुद के अंदर ही केंद्रित रहने वाला, अपने आप में केंद्रित रहने वाला व्यक्ति कौन होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और समाजमुखी। तो दोस्तों वो व्यक्ति वो आत्म केंद्रित होता है जो अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित रहता, अपने हाल में जीता है, सामाजिक प्रकृति का होता है, लोगों के साथ में ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, खुद के हाल में रहने वाला एकांत प्रिय व्यक्ति होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व में पाया जाने वाला गुण है। एक आदर्श शिक्षक कोई भी है मान लीजिए, तो उस आदर्श शिक्षक में इनमें से क्या गुण होना जरूरी है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, तो बिल्कुल होना चाहिए। जब तक शिक्षक में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण नहीं है तो बेहतर शिक्षक नहीं हो सकता। विषय वस्तु पर अधिकार, बिल्कुल ये भी जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का जब तक विषय वस्तु पर अधिकार नहीं है तब तक वो एक शिक्षक के रूप में बेहतर कार्य करने की स्थिति में नहीं हो सकता। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये भी उसको होना चाहिए दोस्तों। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इनका ज्ञान होगा तभी एक अच्छे सफल शिक्षक के रूप में काम करेगा। इसका मतलब राइट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक अच्छे शिक्षक के अंदर, एक बेहतर शिक्षक में इन सभी गुणों की आवश्यकता होती है। ये सभी गुण शिक्षक के अंदर पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। एक किशोर जो है वो जब समायोजन करता है तो उसके समायोजन करने में शिक्षक क्या मदद कर सकता है, शिक्षक का क्या सहयोग उसके अंदर हो सकता है। पहला है कमजोरियों का ज्ञान कराना, दूसरा है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तीसरा आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, चौथा समस्या को बड़ी बनाकर देना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे सही होगा आकांक्षा का उचित स्तर बनाकर। बालक की जो आकांक्षा है उसका उचित स्तर क्या है, क्या आकांक्षा उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसको तय करना और उसके आकांक्षा स्तर के आधार पर बालक को समायोजित करने का प्रयास करना। ये एक शिक्षक के द्वारा किशोर के लिए किया जाने वाला कार्य, या किशोर के लिए शिक्षक इस कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। शारीरिक शिक्षा जो होती है उसमें व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार होता है, व्यवहारवाद के अनुसार होता है, मानवतावाद के अनुसार होता है, या आदर्शवाद के अनुसार होता है। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व के विकास की जो बात की जाती है वो की जाती है आदर्शवाद के अनुसार। इसके अनुसार की जाती है
आदर्शवाद के अनुसार। आदर्शवाद के अनुसार ये माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा जो है उससे निश्चित रूप से एक बालक में कौन सा विकास होगा, एक बालक के अंदर उसके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विशिष्ट ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। एक व्यक्ति है जो अपने विशिष्ट प्रकार के ऊर्जा बल को बाहर की तरफ अभिव्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अपने ऊर्जा बल को बाहर की तरफ अभिव्यक्त करता मतलब उसके अंदर क्या है वो लोगों को बाहर पता लग जाता है। तो कौन से व्यक्ति? अंतर्मुखी का तो पता नहीं लगेगा, लेकिन बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है, जो लोगों के साथ में समाज में घुल मिल कर के रहता है, लोगों के साथ में बातचीत करता है, उसके बारे में पता लग जाती है। ज्ञानात्मक व्यक्ति है, उसके ज्ञान को लेकर के हम बात करें तो उसके ज्ञान के बारे में सामान्य रूप से व्यवहार से अपने को पता लग जाता है। कलात्मक व्यक्तित्व है, तो दोस्तों यहाँ कलात्मक व्यक्तित्व जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पता लगता है। देखो ज्ञानात्मक का पता लगेगा, बहिर्मुखी का पता लगेगा, लेकिन कलात्मक व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान को कला में प्रस्तुत कर देता है। कलात्मक व्यक्ति क्या करता है? अपने ज्ञान को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जैसे चित्र बना दिया, कोई शिल्प का काम कर दिया, इसी तरह संगीत है या गीत है, कुछ भी है, उस क्षेत्र में उसने कोई कार्य किया, तो इसका मतलब यहाँ पर इनमें भी होती है, इनमें भी होती है, पर इसमें सबसे ज़्यादा होती है। धार्मिक व्यक्ति में भी होती है पर इतनी नहीं हो पाएगी, किसकी अपेक्षा? कलात्मक की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कलात्मक व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बाहर प्रदर्शित कर देता है और उसकी कला से हमें पता लग जाता है कि उसमें उस कार्य के प्रति कितनी ऊर्जा है, वो कितना अच्छा गा सकता है, कितना अच्छा नृत्य कर सकता है, कितना अच्छा चित्र बना सकता है, ये इससे हमें पता लग सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कलात्मक व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, भग्नाशा और द्वंद्व का कारण है। भग्नाशा किसी में पैदा होती है और द्वंद्व, भग्नाशा का मतलब होता है किसी आशा का टूट जाना, फूट जाना, फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति में जो पैदा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भग्नाशा। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब दो अलग अलग परिस्थितियों में उलझ जाना, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का और फ्रस्ट्रेशन का रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ दिए गए विकल्पों में से उस रीज़न को हमें ढूंढना है। पहले नंबर पर जैविक और भौतिक, बिल्कुल जैविक और भौतिक कारण भी हो सकते हैं दोस्तों, जिससे व्यक्ति में भग्नाशा या द्वंद्व पैदा हो जाए। संवेगात्मक कारण भी हो सकते हैं, किसी संवेग की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, समाज के लोगों के माध्यम से भी कभी उसको इस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है जिससे उसमें ये पैदा हो जाए। इसका मतलब ये तीनों से हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी कारण। ये सभी वो कारण है जिनकी वजह से भग्नाशा और द्वंद्व पैदा हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कारण। इन सभी कारणों से एक व्यक्ति में भग्नाशा और द्वंद्व पैदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है। इदम, अहम, परम अहम और लिबिडो। तो दोस्तों देखिए, व्यक्तित्व का तार्किक रूप से नियंत्रित जो होता है या वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है वो कौन सा होता है? तो देखो, इदम जो होता है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, ये सुखवाद की बात करता है। ये अहम जो होता है ये वास्तविकता की बात करता है, वास्तविकता। और इसके बाद में यदि हम बात करें सुपर ईगो की तो ये आदर्श की बात करता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? वास्तविकता के नियम वाला चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अहम। अहम या ईगो जिस व्यक्ति में पाया जाता है वही सच्चा और वास्तविक इंसान होता है। इसलिए हमें स्मरण रहे कि यहाँ पर अहम जा होना या ईगो का होना ये किसी भी तार्किक रूप से व्यक्तित्व के नियंत्रण के भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका खालिस्तान होता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि व्यक्ति जैसा व्यवहार प्रकट करता है उसका उस स्वरूप को हम क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं, आदत कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति में जो व्यवहार पाया जाता है वो अच्छा या बुरा जो भी है, उस व्यवहार के आधार पर ही हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो आदत है वही उसका व्यवहार है और वही स्वभाव है, और उसी के आधार पर हम किसको पहचानते हैं? उसके व्यक्तित्व को पहचानते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम किस रूप में देखते हैं? उसके व्यवहार के रूप में देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वांछित व्यक्तित्व होता है। वांछित व्यक्तित्व होता है, किसे हम वांछित व्यक्तित्व कहते हैं? अंतर्मुखी को, बहिर्मुखी को, संवेग स्थिर को, मनस्तापी को। दोस्तों देखो, वांछित का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्तित्व, जो सब चाहते हैं कि इस तरह का व्यक्तित्व व्यक्ति में पाया जाए। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है? अंतर्मुखी को भी हम एकदम सही नहीं मान पाते, बहिर्मुखी को भी हम एकदम सही नहीं मानते, मनस्तापी बिल्कुल नहीं हो सकता। वो व्यक्ति वांछित व्यक्तित्व का धनी होता है जिसमें संवेग स्थिर होते हैं, संवेगों के कारण बार बार जो विचलित नहीं होता और संवेगों पर नियंत्रण रख पाता है, संवेगों को अपने हिसाब से स्थिर रख पाता है, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, जिसको हम वांछित व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी वांछित व्यक्तित्व का मतलब संवेग स्थिर वाला व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव है, इसको कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या होते हैं? किसी भी तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या होते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक युक्तियाँ, व्यक्तिगत विधि, केस स्टडी। तो देखो, तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है? मनोविज्ञान में रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में समायोजन तंत्र दिया गया है, जिसमें कुछ रक्षात्मक युक्तियाँ होती है, तरीके होते हैं, उनको अपनाया जाता है। तो जैसे प्रक्षेपण है, इसी प्रकार से एक तरह से एक व्यक्ति स्थान छोड़कर जाता है, उसका पलायन है, किसी प्रकार के व्यक्ति पर आश्रित होकर के व्यवहार करता, आश्रित होना है, दमन करना है, समन करना, ये सारी रक्षात्मक युक्तियां हैं। तो ऐसी युक्तियों को हम तनाव को कम करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रक्षात्मक युक्तियां या फिर समायोजन के उपाय होते हैं जो तनाव को कम करने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिया। देखो, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका परीक्षा में, लेकिन वहाँ पूछा गया था कि पहली बार प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया। यहाँ थोड़ा इसको बदल करके लिखा गया है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिया। इनके अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। अब इन्होंने दिया, लेकिन कौन कौन से प्रकार इन्होंने बताए? तो देखो, लाल पित्त, काला पित्त इन्होंने बताया था, लेकिन या पीला पित्त और काला पित्त बताया था, लाल पित्त और सफ़ेद पित्त नहीं बताया, तो पहला नहीं होगा। पीला पित्त इन्होंने बताया, काला पित्त इन्होंने बताया, श्लेष और रक्त इन्होंने बताया। इसका मतलब ये चार प्रकार के व्यक्तित्व इन्होंने बताए थे, पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष और रक्त। पीला पित्त वो जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, काला पित्त वो जो आलसी प्रमादी व्यक्ति होता है, अंधकार प्रिय होता है, श्लेष वो जो बहुत ज़्यादा आलस में रहता है, किसी काम को करने के प्रति उसका मन नहीं लगता, उदासी में रहता है, और रक्त का मतलब जो जोशीला व्यक्ति होता है, जो विशेष प्रकार का उत्साही व्यक्ति होता है। जिस तरह से इन्होंने बताया था, श्लेष, रक्त और जोश ये नहीं बताया इन्होंने, मनस्तापी, संतापी ये भी नहीं बताया इन्होंने। तो राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष और रक्त प्रकार के व्यक्तित्व हिप्पोक्रेट्स ने बताए थे। ये चार प्रकार के व्यक्तित्व हैं और सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स के द्वारा ये विचार दिया गया था। नेक्स्ट है, समायोजन से तात्पर्य। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, ताकि संतुष्ट किया जा सके, ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जाता है समायोजन के समय? तो देखो, समायोजन के समय संतुष्ट करने की यदि बात की जाए तो बोरिंग, लेगफील्ड, वेल्ड इन्होंने एक परिभाषा दी है कि समायोजन का मतलब होता है व्यक्ति अपनी आवश्यकता और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ में जो तालमेल बैठा लेता है उसको समायोजन कहते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई, समायोजन से तात्पर्य यहाँ पर कौन सी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना है? विशेष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित व्यवहारों के साथ में अनुकूलन करना है। यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे हो सकती है, आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं, उस क्षेत्र में समायोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ से 3 से 10 वर्ष भी हो सकता है, हाँ, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, या फिर 8-9 भी आपको दें तो 3 से 11 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया गया। इस परीक्षण में कार्ड में
प्रतिस्थापित किए गए हैं। ये जो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT परीक्षण जो होता है, बच्चों के लिए परीक्षण होता है, इस परीक्षण के लिए बोला गया है कि इसमें क्या किया गया, कार्ड जो होते हैं उनमें क्या दिखाते हैं। तो दोस्तों कार्डों में दिखाते हैं यहाँ पर जंतुओं और पशु पक्षी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन पशु पक्षियों के मानव व्यवहार करते हुए चित्र दिखाते हैं। तो यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा इनमें, देखो सजीव के स्थान पर निर्जीव चीज़ों को बिल्कुल नहीं, लोगों के स्थान पर जानवरों को, तो देखो मनुष्य के स्थान पर यहाँ जंतुओं को दिखाते हैं बिल्कुल, पुरुषों के स्थान पर महिला ऐसा भी नहीं है, और बालकों के स्थान पर वृद्ध ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोगों के स्थान पर यहाँ पर किसको दिखाते हैं, जानवरों को दिखाते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को मानव व्यवहार करते हुए इन कार्डों पर दिखाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड के अनुसार समायोजन के प्रतिमान दिए गए। सिगमंड के अनुसार समायोजन के प्रतिमान दिए गए जिनमें एक सम्मिलित नहीं है। सिगमंड के अनुसार समायोजन के जो प्रतिमान दिए गए उनमें एक सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, अचेतन मन, अहम अवस्था, लिबिडो प्रवृत्ति, प्रक्षेपण। तो क्या इनमें सम्मिलित नहीं है, सिगमंड के अनुसार समायोजन के जो प्रतिमान दिए गए हैं वो क्या क्या है, यानी समायोजन व्यक्ति किस प्रकार से करता है, इसको लेकर के सिगमंड फ्राइड ने जो अपने विचार दिए हैं उसके अंदर इन्होंने 3 प्रमुख प्रतिमान माने हैं। इन्होंने क्या क्या माना है, एक तो माना है अचेतन मन जो होता है वो समायोजन के संदर्भ में योगदान देता है, अहम जो होता है वो अपना योगदान देता है, और लिबिडो प्रवृत्ति होती है वो अपना योगदान देती है। इन्होंने अपने प्रतिमानों में किसको नहीं माना, प्रक्षेपण को। प्रक्षेपण तो क्या है, एक समायोजन का उपाय है। प्रक्षेपण क्या है, समायोजन का उपाय है जो किशोरावस्था में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। तो ये प्रक्षेपण जो है किसमें सम्मिलित नहीं है, सिगमंड फ्राइड के प्रतिमानों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। क्या है प्रश्न, अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। ये कथन किसका है, यानी कि उस समायोजन को हम अच्छा समायोजन कहते हैं जो वास्तविकता पर आधारित है, सत्यता पर आधारित है, यथार्थ पर आधारित है, और ये विशेष रूप से संतोष देने वाला होता है। तो ये विचार किसके द्वारा दिया गया था, गेट्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा, बोरिंग के द्वारा या स्मिथ के द्वारा। तो दोस्तों ये विचार देने का श्रेय जाता है स्मिथ को। स्मिथ नामक विद्वान है जिन्होंने ये विचार दिया था कि अच्छा समायोजन वह होता है जिसमें यथार्थ पर आधारित संतोष प्रदान किया जाता है। तो वो कौन सा है विचार, स्मिथ का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कौन सा एक समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय है। देखो यहाँ पर समायोजन के उपाय दिए गए हैं, उनमें से एक अप्रत्यक्ष है, बाकी सारे के सारे प्रत्यक्ष उपाय हैं। तो देखो बाधाओं को दूर करना ये प्रत्यक्ष उपाय है, लक्ष्य प्रतिस्थापन ये भी प्रत्यक्ष उपाय है, और मार्ग परिवर्तन करना ये भी प्रत्यक्ष उपाय है। 4 प्रत्यक्ष उपाय होते हैं, मार्ग परिवर्तन करना, लक्ष्य प्रतिस्थापन, बाधाओं को दूर करना और निर्णय या निष्कर्ष। तो यहाँ पर ये 3 तो हैं। चौथा जो यहाँ सी विकल्प में दिया गया औचित्य स्थापन, ये प्रत्यक्ष उपाय है। ये अपने आप में कौन सा है, प्रत्यक्ष उपाय है। ये तीनों जो है प्रत्यक्ष उपाय है, ये अप्रत्यक्ष उपाय है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और ये तीनों क्या है, प्रत्यक्ष उपाय है। प्रत्यक्ष का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी उपाय को काम में लेता है तो दूसरे व्यक्तियों को भी उसका पता लग जाता है, लेकिन जिसका पता नहीं लगता वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो औचित्य स्थापन ऐसा है जो अप्रत्यक्ष है, जिसका पता नहीं लगता है। नेक्स्ट है, समायोजन में अध्यापक की भूमिका निम्न में से होनी चाहिए। समायोजन में अध्यापक की भूमिका जो है निम्न में से क्या होनी चाहिए। विद्यालय के आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाना, यानी विद्यालय के आसपास का वातावरण यदि दूषित हो रहा तो उससे बचाना। दूसरे नंबर पर विद्यालय में उच्च जीवन मूल्य, आदर्श एवं लक्ष्यों के लिए बच्चों को प्रस्तुत करना या उनके लिए बच्चों को प्रस्तुत करना, तो ये दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय में नैतिक मूल्यों आधारित एवं यौन शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, तो ये भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी कार्य करना। एक शिक्षक यदि विद्यालय के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा बनाना चाहता है तो वहाँ पर समायोजन निश्चित रूप से होगा।
जहाँ पर सही जीवन मूल्य आदर्श प्रस्तुत करेगा वहाँ भी समायोजन अच्छे से होगा, और जहाँ पर उचित प्रकार की नैतिक मूल्यों की और यौन शिक्षा मिलेगी वहाँ पर भी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राधिका अपने फौजी पति की स्मृति में बार बार, राधिका अपने फौजी पति की स्मृति में बार बार उसके कपड़ों और सामानों को गले लगाती है, ये समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? तो देखो, जब कोई भी व्यक्ति अपने विशेष प्रेमी व्यक्ति के दूर चले जाने पर उसकी स्मृति में उसकी वस्तुओं के साथ प्रेम को प्रकट करता है, उसको बोलते हैं अन्यारोपण। तो यहाँ पर सी विकल्प में दिया हुआ अन्यारोपण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अन्यारोपण हो जाएगा। ठीक है। क्षतिपूरक का मतलब किसी कमी की पूर्ति के लिए किया जाने वाला समायोजन होता है। प्रत्यागमन का मतलब परिस्थिति से गमन करके किया जाने वाला समायोजन होता है। और तादात्म्यकरण का मतलब अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अपने आप को जोड़ करके उसके साथ समायोजित करके बताना होता है। तो अन्यारोपण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने किसी प्रेमी के वस्तु या सामानों के ऊपर व्यक्ति प्रेम को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं को दबाव पूर्वक भुला देना ही, कटु अनुभूतियों को, दुखद बातों को या फिर अतृप्त इच्छाओं को जब एक व्यक्ति दबावपूर्ण तरीके से भुला देता है, विशेष दबाव से उनको भूलने का प्रयास करता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है दमन। यानी ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना संभव नहीं होता, व्यक्ति उन इच्छाओं को विशेष प्रकार के दबाव के साथ में, विशेष प्रकार के व्यवहारों के साथ में दबाना और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है, उसको बोला जाता है दमन। तो इस तरह से दोस्तों ये थे हमारे इस मॉडल पेपर के 20 प्रश्न, जिनका संबंध था हमारे व्यक्तित्व और समायोजन से। दोस्तों 4 मॉडल पेपर को लेकर अब तक हम बात कर चुके हैं। इसमें भी वही 10 प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आगे की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये भी स्मरण रखना है कि आए हुए प्रश्न भी कई बार रिपीट होते हैं, तो आए हुए प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें मॉडल की, तो तैयार रहें, अगले दिन हम 5वें मॉडल को लेकर बात करने वाले हैं। और 5वां मॉडल जो है उसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे जो बचे हुए आपके शिक्षा मनोविज्ञान के बिंदु हैं, जहां से भी आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न आते हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों ये 5 मॉडल पेपर ही सब कुछ नहीं है, अभी निश्चित रूप से आपकी आने वाली आगे की जो परीक्षाएं विशेषकर ग्रेड 2 और 3 के लिए, उनके लिए बहुत सारे प्रश्नों के साथ में मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। हज़ारों की संख्या में प्रश्नों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, उसकी रणनीति में आप लोगों को कुछ दिनों बाद में बताने वाला हूं। तो सुनिश्चित रूप से आप जुड़े रहिए और अपने साथियों के साथ भी बार बार मैं आपको कहता रहा हूं कि शेयर करते रहिए, सुनिश्चित रूप से उनको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। मेरी जो प्रश्नावली होती है, प्रश्न होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं होता, बहुत लो नहीं होता। सामान्यतः मैं उन प्रश्नों पे फोकस करता हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को विश्वास के साथ में इन प्रश्नों को स्मरण भी रखना और ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाना, ताकि हम सुनिश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।